हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन हैं। एक एक करके मैं क्वेश्चन आपको बताती जाती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। आज के और इस जो 51 क्वेश्चन से आज मैं कराने वाली, इससे जो भी पहले के क्वेश्चन थे इसमें 1 से 50 तक, वो मैंने 2 क्लास में उसको कवर करा रखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक तो उसे भी देख लीजिएगा। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो स्टार्ट करें। संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ कौन से नाम संबंधित है? क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत से। तो कौन कौन से नाम संबंधित है ये हमें बताना है। तो पहला है चेस्टर बर्नार्ड, जे एल मोरेनो, थॉमस कार्लील, ए एच मास्लो। तो उसमें से जो है ना, ये चेस्टर बर्नार्ड है। सिर्फ आपको थॉमस कार्लिलो जो है वो आपके व्यवहारवाद सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका थॉमस कार्लिल। मतलब ऑप्शन, मतलब सही पूछ रहा था ना क्या नाम संबंधित है। तो 1 2 4, तो 1 2 4 में कौन? चेस्टर बर्नार्ड हो गए, जे एल मेरेनो हो गए और मैस्लो हो गए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, वेट। क्वेश्चन नंबर 52 आपका देखो, व्यवहारवादी संगठन से संबंधित नाम चेस्टर बर्नार्ड है, जे एस मर्नो है। जैसे सिद्धांत के अन्य जो समर्थक हैं उनके भी नाम आप जरा ध्यान रखिए। कौन कौन से और नाम है? डेविड स्टन है, एडमंड विडनर है, ब्लाउ मार्टन है, फेरेड हैंडी है, माइकल क्रोजियर है, रॉबर्ट डहल है। ठीक है। व्यवहारवादी सिद्धांत का मुख्य ध्यान संगठन के कार्यकरण में व्यक्तियों के आंतरिक मूल्यों तथा विचारशीलता पर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। निर्णय निर्धारण चयन की एक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य श्रेष्ठ विकल्प का चयन है। तर्क बोल रहा है निर्णय निर्धारण में तर्क संगतता सम्मिलित है। ठीक है। तो इसका आंसर है दोनों सही और सही व्याख्या है। रिक्सवादी एग्रेरिया मॉडल निम्नलिखित में से किसका सूचक है? रिक्सवादी एग्रेरिया मॉडल किससे है? देखो, इसमें है, पहला ऑप्शन है कुल आधारित संगठन, सामुदायिक मूल्य, निर्वैयक्तिक मानव संबंध, दैवीय सत्ता स्रोत। तो इसका 1 2 और 4 है। ठीक है, ये नहीं है, ये रिक्स महोदय का है। नेक्स्ट है, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो देखो, रिक्सवादी एग्रेरिया मॉडल कुल आधारित संगठन, समुदाय मूल्य और दैवीय सत्ता स्रोत का सूचक है। रिक्स ने विकासशील राज्यों के प्रशासकीय व्यवस्था के विश्लेषण के लिए आदर्श नमूने को कृषि मॉडल एवं औद्योगिक मॉडल में वर्गीकृत किया। रिक्स के अनुसार कृषक समाज की संरचनाएं आरोपण प्रधान विशेषता तथा बिखरी हुई होती है। इसमें स्थानीय समूह स्थायी होते हैं तथा उसकी गतिशीलता सीमित होती है। इसमें व्यावसायिक विभेदीकरण अपेक्षाकृत अस्थायी तथा सत्य होता है। ठीक है। आगे है आपका 2 है कथन। ठीक है। विकेंद्रीकरण का मसला सामान्य स्वीकृति की तुलना में अवधारणा और व्यवहार में अधिक जटिल है। कारण बोल रहा विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका का उपागम एक नए परिवेश में क्षेत्र कार्य के विरोधाभास के पूर्वाभ्यास का एक प्रकार है। तो बोथ आर सही, बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखो इसमें क्या है, देखो विकेंद्रीकरण मसला सामान्य स्वीकृति की तुलना में अवधारणा और व्यवहार को अधिक जटिल करता है। विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका
का उपागम एक नए परिवेश के क्षेत्र में कार्य के विरोधाभास के पूर्वाभ्यास का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन 55 में है, टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया है। तो देखो, कुशलता मूल्यांकन विशेषज्ञ, आर्थिक मानव की अवधारणा, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, औजार का मानकीकरण। तो किसका नहीं किया? कुशल मूल्यांकन विशेषज्ञ, ये नहीं किया, बाकी ये तीनों का किया है। इससे थोड़ा देख लेते हैं हम। देखो, टेलर अपने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में कुशलता मूल्यांकन विशेषज्ञ होने का समर्थन नहीं किया। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख तत्वों में कार्यानुमान, कार्य नियोजन, कार्मिकों का वैज्ञानिक चयन, कार्य का वैज्ञानिक आवंटन, मानकीकरण, प्रेरणात्मक मजदूरी, कुशल लागत लेखा प्रणाली, मानसिक क्रांति, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप आदि शामिल है। टेलर द्वारा प्रतिपादित अपवाद के सिद्धांत एक्सेप्शन प्रिंसिपल के अनुसार अपवादवाद स्वरूप कुछ ही मामले उच्च प्रबंधकों तक पहुंचने चाहिए, अर्थात अधिकांश प्रकरणों का निपटारा अधीनस्थों द्वारा कर देना चाहिए। मानकीकरण वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार है। इसके द्वारा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन तो संभव होगा ही, साथ ही औजारों, उपकरणों, मशीनों, सामग्री तथा अन्य साधनों सहित कार्य की दशाएं, रोशनी, देखो रोशनदान, रोशनी, नमी, तापमान, हवा, सुरक्षा, देखो इसमें सही दशाएं, समय, वस्तु, गुणवत्ता भी मानकीकृत होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 56। चेस्टर बर्नार्ड ने एक अधीनस्थ की अपने प्रबंध की सत्ता की स्वीकृति के बारे में एक अवधारणा विकसित की थी। इसकी पहचान है तो उदासीन क्षेत्र, कई बार एग्जाम में आया, ठीक है। आगे है W.A. रॉबसन ने नौकरशाही की त्रुटियों का सार प्रस्तुत करते हुए किसको शामिल नहीं? तो ये सामान्यवादी के ने प्रशासनिक प्रणाली पर प्रभुत्व रखा, ऑप्शन बी। मैक्स वेबर और फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स के बीच किसके संदर्भ में समानता है? तो यह है, उन्होंने अपने पर्यावरणीय परिवेश में प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया था। आगे है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण मूल रूप से अपरंपरागत होता है, लेकिन किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? तो ये हो जाएगा पहला और तीसरा। देखो, प्रबंध द्वारा साक्ष्य देना कि उसकी कर्मचारियों के विचारों के बारे में वास्तव में रुचि है। फिर है तीसरा है, मुखिया को बताए गए विचारों और समस्याओं पर कदम उठाना चाहिए। तो पहला और तीसरा। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीके का उल्लेख किया है? ये आपके यूपी, टीजीटी और पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 40, ठीक है, 40। ये सबको आप एक जगह नोट डाउन कर ले। ऐसे मैंने कौटिल्य को भी अच्छे से पढ़ा रखा अपने चैनल पे, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी आप देख सकते हो। अब ये है संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी का काल। ये तो इस बार भी आया था, ये हर बार एग्जाम, बहुत बार एग्जामों में आता है, एक साल ना दूसरे साल, मतलब बीच करके बहुत सारे एग्जामों में आता है ये। तो देखो, कॉफी अन्नान है, बुतरुस घाली है, जेवियर पेरेज कुल्लार है और कुर्त वल्द हीम है। तो इसमें हम मैच करके आपको बता दे रहे, कॉफी अन्नान इसमें से सबसे बाद में है, तो 97 से 2006 है। बुतरुस घाली 1992 से 96 है। जेवियर पेरेज द कुल्लार जनवरी 82 से दिसंबर 91 तक थे। कुर्त वाल्दहीम ये है जनवरी 1972 से 81 तक है, ठीक है। आगे है, ये हो गया 61 हो गया। अब हमारा 62 क्वेश्चन।
62 है ना, हाँ 62 है। मानव अधिकार की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका अधिकार शामिल नहीं है? तो ये उत्पीड़न और दासता, ये पहले ही में था, ठीक है, पहले सीढ़ी में था ये। और जो दूसरी में था ये है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है। ये पहले उत्पीड़न और दासता से मुक्ति, ये पहली पीढ़ी में आपकी थी मानवाधिकार की, ठीक है। 3 पीढ़ियों में अभी तक है, तो पहली पीढ़ी में आपकी ये हो जाएगी, फिर दूसरी पीढ़ी में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब में, और तीसरी पीढ़ी में क्या हो जाएगी, तीनों पीढ़ियों को आप लिख लो। तीसरी पीढ़ी में क्या हो जाएगी, सामूहिक अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, ये तीसरी पीढ़ी में हो गया, ठीक है। पहली पीढ़ी हो गया और दूसरी पीढ़ी तो इसमें हो ही गया, यहाँ दिया ही हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे, संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का शांति स्थापना अभियान नहीं है? ठीक है, तो ये है कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र की संक्रमणकालीन सत्ता। बाकी पहले में कौन कौन सा है, देखो पहले में नहीं है तो कि देखो, कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र की संक्रमणकालीन सत्ता, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान की प्रथम पीढ़ी का शांति अभियान नहीं है। कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र ने शांति स्थापना का प्रयास शीत युद्ध के खत्म होने के बाद शुरू किया था। यूनाइटेड नेशन ट्रांजिशनल अथॉरिटी इन कंबोडिया नामक यह अभियान फरवरी 1992 से सितंबर 1993 तक चला था। और ये जितने भी हुए हैं ना, इन सबका वो कर लो, क्या नाम है, सब कब कब हुआ था, काल मतलब डेट रुको इसमें दिया है, देखो UNTAC की शुरुआत कंबोडिया में जारी संघर्ष रोकने के लिए 1991 पेरिस से समझौता हुआ था। फिर ये ठीक है, अब चलो ये क्या है, मैच करना विचारक और उनसे संबंधित विचार। एमिल वॉलस्टीन, वॉन न्यूमैन, मॉर्गेनथाउ, फ्रांसिस फुकुयामा। तो फ्रांसिस फुकुयामा का क्या है, इतिहास खंड, एंड ऑफ हिस्ट्री, और न्यूमैन का हो जाएगा खेल, मॉर्गेनथाउ यथार्थवादी है, और इमेनुअल वॉलस्टीन इस बार भी आया था, और परासिता का सिद्धांत। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है। अगला है गुटनिरपेक्षता नीति। गुटनिरपेक्ष नीति शीत युद्ध के काल में अधिक प्रासंगिक थी। गुटनिरपेक्ष देश निर्वंशीय धार्मिक भेदों के आधार पर विभाजित थे। तो इसका है आपका आंसर, बोथ आर सही बट सही एक्सप्लेन नहीं कर, मैं दोनों अलग बातें सही बोल रहा, बट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अगला है अमेरिकी विदेश नीति ने लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन किया। कारण बोल रहा है समय पर सैनिक व्यवस्था को भी अमेरिका द्वारा समर्थन दिया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ आर सही है, सही एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 66 हो गया। 67, परासिता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी देखो, मूल और परिधि के बीच असमान संबंध, तीसरी दुनिया के देशों में विकासात्मक प्रक्रिया अल्प विकास पर पुनर्बल देती है। औद्योगिकरण लोकतंत्रीकरण के नए रूपों और वैश्विक व्यवस्था में न्याय संगतता का मार्ग प्रशस्त करता है, नव उपनिवेशवाद को मजबूत बनाता है। तो इसका हो जाएगा केवल तीसरा जो सही नहीं है। क्या तीसरा बोल रहा है, औद्योगिकरण लोकतांत्रिक के नए रूपों और वैश्विक व्यवस्था को न्याय संगत का मार्ग प्रशस्त, ये पॉजिटिव चीज थोड़ी होता है, ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसे पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाती देखो। आगे, शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो एचिसन प्लान। नेक्स्ट है, अब देखो एचिसन प्लान नाम से जाना जाता है। तीनों में इतना, ट्रूमैन के समय विदेश नीति ट्रूमैन द्वारा सिद्धांत करने में मदद की गई थी, इसको एक बार पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति संतुलन किसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा का। ऑप्शन डी। इरिस एल क्लॉड जू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शांति के प्रबंध का साधन नहीं है? तो ये है शस्त्र नियंत्रण, ऑप्शन ए। आगे है, कितने एशियाई देश T20 के सदस्य हैं? तो ये 7 है। T20 नहीं, G20, सॉरी, T20 G20, ठीक है।
यूरोप में अपनी प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली किस घटना के परिप्रेक्ष्य में पहली बार अस्तित्व में आई? तो वह है वेस्टफेलिया संधि। ठीक है, ये देखो, इसको एक बार मैं पढ़ती हूँ। देखो, वेस्टफेलिया संधि 1648 के जरिए यूरोप में अपनी प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली पहली बार अस्तित्व में, इसी को 30 वर्षीय युद्ध कहते हैं। यह संधि 30 वर्षीय, ऐसे ही यही क्वेश्चन आपको कब आया था? अभी तो नहीं, इससे पहले वाला जो यूजीसी नेट हुआ था 30 वर्षीय क्रांति कि पहली बार राष्ट्र राज्य का अस्तित्व कब से आया, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो, जब हम किसी भी स्टेट का मतलब कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं का भी लगाते हैं, खासकर देखो ये यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहीं का भी लगाते हैं, उसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे ना, तो उसी से क्वेश्चन नए क्वेश्चन बनते हैं। देखो, क्योंकि हर बार जो सिलेबस को तो पूरा कवर करता है हर एग्जाम में, तो उसी सिलेबस से तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन भले नया होगा बट टॉपिक तो वही होगा। तो हम इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ताकि टॉपिक के अंदर से जितने भी क्वेश्चन बने तो हम करते जाएं। और आपको मेरे चैनल पे काफ़ी मतलब क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आप अगर चैनल पे हो तो एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलेगी। इवन अगर आप सिर्फ जीके के से रखते हो तब भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो अभी कंप्लीट करा रही हूँ वो करा रही हूँ। तो फिर इसीलिए ठीक है, अब समझ गया ना, ये हो गया। हाँ, यही वाला क्वेश्चन मतलब इसी को अंदर से पूछा जाएगा, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन जो एक्सप्लेन वाला, मैं ज़्यादातर जो एक्सप्लेन करने लायक है वो मैं कर ही देती हूँ, ताकि उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, अब ये क्वेश्चन बना, अब हो सकता है घुमा के इसी क्वेश्चन को मतलब जैसे ये जितनी भी संधियाँ हैं उनको क्रम में सजाने को दे दिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आगे है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इस परिषद में 54 सदस्य हैं। ठीक है, यह परिषद वर्ष भर में आमतौर पर नागरिक समाज के सदस्यों के साथ अनेक लघु सत्र और अनेक अनेक तैयारी बैठकें और पैनल। ठीक है, यह जुलाई के तीसरे सप्ताह होता है, तो इसमें 1, 2 और 4 हो जाएगा। ये जुलाई के 30 सप्ताह सत्रावसान पर आयोजित करती, ये नहीं होगा। बाकी क्या सही पूछ रहा था ना, देखो तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में कौन सा कथन सही है, सही पूछा जा रहा है, तो ये वाला नहीं होगा सही, बाकी सब सही है। ठीक है, इसमें 54 सदस्य होते हैं, बाकी जो दिया गया देख लेगा। आगे है कैरन ए मिंगस्टन के अनुसार प्रथम पीढ़ी के शांति प्रस्ताव अभियान के, तो इसमें शांति में तो वो काफी पूछा गया, सर्वाधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शर्त आवश्यक नहीं है? तो कौन सा शर्त आवश्यक नहीं है? तो अमेरिकी बलों को शांति स्थापना अभियान में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, ये नहीं है, बाकी सब है। एक बार इसे भी पढ़ लेना फ्रेंड्स। चलो एक बार मैं ही देखो, कैरल ए मिंगस्टन के अनुसार प्रथम पीढ़ी के शांति स्थापना अभियान को सर्वाधिक प्रभावी बनाने के लिए अमेरिकी बलों को भी शांति स्थापना अभियान में शामिल किया जाना एक आवश्यक शर्त नहीं है। मिंगस्टन ने शांति स्थापना अभियान को दो प्रकार या दो पीढ़ियों में विभक्त किया, जो क्रमशः परंपरागत शांति स्थापना अभियान एवं जटिल एवं बहुआयामी शांति स्थापना अभियान है के रूप में है। कैरल ए मिंगस्टन द्वारा संपादित पुस्तक एसेंशियल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस 1999 मिंगस्टन द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्या है? सूची और सूची 2 को मिलाना है। निवारक राजनयन शांति निर्माण, और है शांति स्थापना उत्तर संघर्ष शांति निर्माण। तो इसका जो मैच किया वही मैं आपको बता देती हूँ। देखो निवारक राजनयन, इसमें विश्व निर्माण उपाय तथ्यों का पता लगाना और संयुक्त राष्ट्र अधिकृत बलों को निवारण तैयार शामिल है। फिर है शांति निर्माण, यह अंततः शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से शत्रुओं के पक्षों में सहमत कराने के लिए किया जाता है। शांति स्थापना, ये शासकीय शांति स्थापना जैसा इसका तात्पर्य सभी पक्षों की सहमति के साथ संयुक्त राष्ट्र के बलों को तैनात करना। उत्तर संघर्ष शांति, इसमें हिंसा को आगे भड़कने से रोकने और शांति को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कर लिया
25 क्वेश्चन आज के क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।